अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नया प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं, स्त्री प्रत्यय प्रकरण। इसको लेकर आज हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं स्त्री प्रत्यांत शब्दों के कुछ विभाग को। नीप, नीस, नीन और टाप, चाप, डाप जो प्रयोग होते हैं, इनके वैविध्य को समझना है। इस पूरे प्रकरण के अंतर्गत कहाँ कहाँ शास्त्रीय प्रयोग किस किस प्रकार के उपलब्ध होते हैं, ये सभी चीजें हम इस प्रकरण के अंतर्गत सीखेंगे। हम थोड़ा इसको मूल रूप से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि लोक में जो लिंग व्यवस्था है वह शास्त्र की तरह नहीं है। जब भी हमारे पास कोई छात्र आता है संस्कृत के फील्ड में, तो उसको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है शब्दों की लिंग को लेकर, क्योंकि और भाषाओं की तरह यहाँ पर लिंग की स्थिति बिल्कुल अलग है। जैसे आप देखिए, हिंदी में ही देख लें, यहाँ पर स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दो प्रकार के लिंग इधर निर्धारित किए गए हैं। हाँ, अलग भाषा में अलग अलग है। जैसे इंग्लिश में एक अलग प्रकार की लिंग व्यवस्था है, वहां पर कॉमन, जेंडर और जाने क्या क्या तमाम है, बहुत सारे इस प्रकार के। लेकिन यहाँ संस्कृत के अंतर्गत जो लिंग को तीन कैटेगरियों में बांटा गया है, एक तो पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग। तो फिर आप अब ये विचार लोक की तरह न करें यहाँ पर। जैसे यदि आप सोचेंगे कि जो शब्द मतलब जिनका अर्थ स्त्री है, वही शब्द यदि स्त्रीलिंग होते हैं, तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे। यहाँ पर स्थिति बड़ी ही अलग है। कैसे? आप देखेंगे शिला, आप देखेंगे नगरी, ऐसे शब्दों को देखो। मैं क्यों कह रहा हूं, प्राय छात्र जब इस फील्ड में आता है तो वो सोचता है कि जी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को तो हम ऐसे पहचान कर लेंगे, और उसे यह लगता है कि जो निर्जीव चीजें हैं वो शायद नपुंसक लिंग के अंतर्गत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी जो चर्चा कर रहा था, शिला शब्द है, नगरी शब्द है, भाषा शब्द है, सृष्टि, ऐसे जो है जो जड़ पदार्थ है, वो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो अतः सामान्य जो छात्र हैं वो इस प्रकार का विचार संस्कृत के भीतर तो छोड़ ही दे। यहाँ पर तो लिंग निर्धारण करने के लिए कुछ बहुत अलग तरीका के पैतरे हैं। वैसे मैं आपको कई बार अपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते वक्त बता भी चुका हूं कि मैं केवल लिंग व्यवस्था पर और वचन व्यवस्था पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो यह पढ़ने के लिए प्रवृत्त हुए हैं कि स्त्री, जब किसी से स्त्रीत्व अर्थ को द्योतित किया जा, मतलब स्त्रीत्व जो अर्थ है उसके द्योतन के लिए कौन सा प्रत्यय लगाना चाहिए, हम ये आपको बताना चाहते हैं। न कि कौन शब्द स्त्रीलिंग है, इन्हें नहीं कहना चाहते। कौन शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, क्यों होते हैं, क्या वो रूल्स हैं, वो हमें एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने इस स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत। बल्कि हम यहाँ पर यह बतलाने जा रहे हैं, यदि स्त्रीत्व की विवक्षा है ऐसे ऐसे शब्दों से, तो आपको वहां कौन सा स्त्री प्रत्यय लगाना है, इस बात को आपको बतलाने जा रहे हैं। थोड़ा बात कर ले यदि हम अष्टाध्यायी की, थोड़ा इस स्क्रीन को यहीं ब्रेक देते हैं, आपको अष्टाध्यायी की थोड़ा दुनिया में ले चलते हैं। आइए, क्योंकि हम पाणिनि से ही आरंभ करते हैं, हम पाणिनि अनुयायी हैं सब। पाणिनि जी ने यह जो
अष्टाध्यायी का देखो चतुर्थ अध्याय है, थोड़ा इस पुस्तक को देख लें, ये पीडीएफ बड़ी फेमस है, माता पुष्पा दीक्षित जी वाली। तो इसमें स्त्री प्रत्यय का आरंभ जो है अष्टाध्यायी में, इसकी कंडीशन समझ लें। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद से लेकर के ये आरंभ किया गया है। ठीक है, पहले तो ज्ञाप प्राप्त का आता है, मैंने ये सब है अधिकार ही, ये समोच्च अष्टाध्याय में सब ये सूत्र आया। और उसके बाद ये स्त्री अधिकार के अंतर्गत ये स्त्रियाम सूत्र पढ़ा गया, यहां से लेकर के और आगे कहां तक लिख रहे हैं, 4-1-81 तक। ठीक है, और ये 1-2-3 सूत्र ये छोड़ दीजिए, यहां तक माने कि कोई ये इसमें 77 सूत्र है जो इस स्त्रियाम के अधिकार में पढ़े गए हैं। और यही वो सब सभी के सभी सूत्र हैं कि जहां पर ये नियम पाणिनि जी ने बताया है कि अमुक प्रकृति से अमुक प्रत्यय लगाओ, टाप का योजन कहाँ करना है उसके लिए जात टाप बनाया, नी प्रत्यय कहाँ योजन करना है, नी प्रत्यय को कई जगह देखो कहा है। ये 5 से लेकर के 12 तक के सूत्र यहाँ दिए, ऋण्यभ्यो नीप से अनु बहुव्रीहि तक, क्योंकि पाणिनि जी उत्सर्गापवाद में चलते हैं, तो इसलिए डाप प्रत्यय का एक ठो सूत्र दे दिया। उसके बाद नीप के ये 2 सूत्र और दे करके बीच में स्थ प्रत्यय को भी दे दिया है। और यहाँ पर फिर नीप का प्रकरण आरंभ किया पाणिनि जी ने 20 से लेकर के और आगे के इन सब सूत्रों पर। फिर नीश के लिए इतने सूत्रों का उन्होंने आरंभ किया है, ध्यान रहे, नीप के लिए बराबर की है और बाकी औरों के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं किया है। नीप का प्रकरण बार बार आरंभ किए, नीश का तो वही हो गया, ऊं का तो फिर है ये सरल, और नीन के लिए एक सामान्य सूत्र बना दिए, वह सारंग रवाद दियो नीन। और चाप के लिए आपके 2 सूत्र हैं ये, और कुछ वार्तिक भी हैं, वार्तिकों का निर्देश यहाँ इसमें नहीं दिया गया है। ये सब चीज यहाँ तक देखिए, ये 75 नंबर सूत्र तक है ना, ये यंगस चाप। और यहाँ पर तंत्रिताधिकार में थोड़ा यूनस्ती पढ़ दिया गया है ये, तो ये 77 तक आप चले जाइए। और हाँ, इस संघ को भी इसमें मानते हैं कि जो है ये भी प्रत्यय इसमें विधान किया गया है। वैसे तो हमने आपको स्त्री प्रत्यय जो है 8 बताए हैं, पर कुछ लोग इस संघ को भी मानते हैं, और एक पीछे और निकल गया है ये स्फ, इधर आया था स्फ प्रत्यय ये। तो ऐसे मिलाकर के कुल 10 स्त्री प्रत्यय की गणना होती है। वैसे आप अष्टाध्यायी.com वाले ऐप में देखें, स्त्रियां इस सूत्र के विषय में आजाद दृष्टाप, तो वहां पर उन्होंने 9 की गणना की है, माने कि स्फा को भी जोड़ा है और उसको ड्रॉप कर दिया है। ये तद्धित अधिकार में पढ़ा गया आपका यूनिवर्सिटी के बाद ये श्यंग श्यंग प्रत्यय को ड्रॉप कर दिया है। हालांकि ये स्त्री अधिकार में है, बिल्कुल, क्योंकि स्त्री अधिकार आपका समर्थानाम प्रथमाद्वा से पहले पहले तक है। आप कभी यहाँ पर मैं लघु सिद्धांत कौमुदी में बताऊंगा, उसकी मूल वृत्ति में ये बात लिखी हुई है। तो ये दैव यज्ञ शौची वृक्षी सात्यमुग्री इत्यादि सूत्र तक स्त्री अधिकार है। तो इतने सारे प्रत्यय यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे अष्टाध्यायी में क्या स्थिति है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पर मैंने इनको कभी भी अलग से नहीं आपको बताया है। अच्छा, थोड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। लघु सिद्धांत कौमुदी के भीतर भी स्त्रियाम से लेकर के आजाद ये सभी सूत्र मैंने इनको गिन रखा है, लगभग ये 25 नियम है लघु सिद्धांत कौमुदी में। इस देखो वहां जो 77 रूल्स दिए गए हैं, यहाँ पर उनमें से 25 नियम हैं ओनली ऑन। और मैं कुछ सूत्रों को इसलिए इसमें गिनना छोड़ दिया क्योंकि वो इस स्त्री प्रत्यय प्रकरण के नहीं थे, जैसे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगयणत्व प्रकरण का था यहाँ जो ये पढ़ा गया है। और आपके ऐसे ही पीछे चलिए, ये जैसे प्रत्यास्थात का पूर्व से आप सुबह, ये एक तो प्रकरण का है। तो ऐसे कुछ सूत्र छोड़ दिए हैं, तो इनकी गणना यदि हम कर रहे हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने लगभग ये जो है 25 सूत्र
इस चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद से यहाँ पर उद्धृत किए हैं, जो कि हमें पढ़ने हैं इसके दौरान। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कुछ बातें साफ हुई होंगी अष्टाध्यायी और सिद्धांत कौम लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर। हमने थोड़ा इसका मोटा मोटी जाना कि क्या स्थिति है। आइए अब लौटते हैं अपने मूल विषय की तरफ, मूल स्लाइड के विषय की तरफ। तो जो मैं आपसे बराबर कह रहा हूं, बता रहा हूं, वो यही बात है कि यह प्रकरण कौन शब्द स्त्रीलिंग होता है ये बताने के लिए नहीं है, बल्कि स्त्रीत्व की विवक्षा में इन शब्दों से क्या प्रत्यय जोड़ा जाए, इसके लिए इस प्रकरण का आरंभ किया गया है। और हाँ, एक बात और विशेष आपको बता दी जाए। आपको पहले यहाँ पर इस प्रकरण के अंतर्गत जहां पर हमने चर्चा आरंभ की थी कि क्या जो निर्जीव शब्द हैं क्या वो नपुंसक लिंग होते हैं, ऐसा इधर बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पर जो शब्दों की जो स्थिति है वो बहुत अलग है। जैसे मैंने आपको बताया, जड़ वाले शब्द जैसे नगरी शब्द, शिला शब्द और सृष्टि शब्द ये स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही जड़वाचक आश्रम, आहार, उपल इत्यादि शब्द पुल्लिंग भी होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अमुक शब्द ये स्त्रीलिंग न नपुंसक लिंग इसलिए हो जाएगा। यहाँ पर तो पूरे जो प्रयोग है वो शिष्टों की विवक्षा पर आधारित है। अब यहाँ पर यदि आपको शब्दों का लिंग जानना है, तो लिंग जानने के लिए तो साधारण रूल यही है कि आप जो है नाम लिंगानुशासनम, अमर कोश इत्यादि या अन्य कोशों से यहाँ पर लिंग व्यवस्था को जाने। और यहाँ पर वैसे लिंगानुशासनम पाणिनि जी ने भी कहा है, तो उससे आप लिंग व्यवस्था को जान सकते हैं। यहाँ पर तो आपको लिंग व्यवस्था नहीं बतलाई जा रही है, सिर्फ बस एक ही बात बतलाई जा रही है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में ये जो प्रत्यय लगते हैं वो किन किन शब्दों से क्या क्या प्रत्यय लगेंगे। आइए हम प्रथम स्लाइड का जो विषय है उसे यहाँ पर उपस्थापन करें, जहां पर हमने स्त्री प्रत्ययों का विभाग किया हुआ है। और यह जो इस विभाग का मुख्य आधार है, भैमी व्याख्या कार की व्याख्या। जैसे स्त्री प्रत्यय को, जैसे जाति लक्षण स्त्री प्रत्यय होते हैं कुछ, जाति लक्षण स्त्री प्रत्ययों में अर्थात जहां जाति को कहना होता है उनकी स्त्रीत्व जाति को, जैसे हय शब्द है, इसकी स्त्रीत्व जाति को कहना है तो हई इस प्रकार का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से जो जाति लक्षण स्त्री प्रत्यांत शब्द है वो इसके उदाहरण बनेंगे। अर्थात आप आके एक सूत्र पढ़ोगे, जाते स्त्री विषयादयो पदार्थ, इस सूत्र से विधान किए गए प्रत्ययों को यहाँ पर आप पढ़ेंगे। इसके पश्चात है पुंयोग लक्षण स्त्री प्रत्यांत शब्द। पुंयोग लक्षण स्त्री प्रत्यांत शब्द वो होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि गोपाल से स्त्री क्या रूप बनेगा, गोपस से स्त्री क्या रूप बनेगा, इंद्र से स्त्री क्या रूप है, वरुण से स्त्री क्या रूप है, मातुल से स्त्री मातुलानी इत्यादि, ये सब क्या है। तो इनको कहा जाता है पुंयोग लक्षण, पुंयोग लक्षण स्त्री प्रत्यय। अच्छा, अर्थात जहां पर पुरुष के साथ योग होने पर
स्त्री प्रत्यय जोड़ा जाता है। वो स्त्री प्रत्यय क्या जोड़ा जाना है, पुंयोगादाख्यान जैसे सूत्रों की व्याख्या पर आगे स्पष्ट करेंगे इसे। स्वांग लक्षण स्त्री प्रत्यय होता है, इसका सूत्र है स्वांगाचोप सर्जनात् असंयोगोपधात। इस सूत्र की व्याख्या पर हम प्रस्तुत करेंगे कि स्वांगवाची शब्दों से जैसे चंद्रमुखी चंद्रमुखा कहाँ कैसे बनते हैं, ताम्रमुखी ताम्रमुखा है, तो जो अपने अंगवाचक है उनसे स्त्री प्रत्यय लगेगा तो क्या लगेगा। प्रमुख रूप से आपको जो ज्यादा दिखता है वो ये है साधारण स्त्रीवाचक। पाणिनि जी ने देखो क्या किया है, पाणिनि जी ने सर्वसाधारण स्त्रीवाचक प्रत्यय टाप को बनाया है। किनमें, आ वाले फॉर्मेट में, जिसमें आ आता है। तो यहां क्या बनाया है, टाप बनाया। और क्या बनाया, दीर्घ ईकार वालों में उन्होंने नीप साधारण बनाया है। ठीक है। वैसे तो आप देखेंगे लोक में और प्रयोग में उतर के देखेंगे तो आपको इन स्त्री प्रत्ययों में जो जो नीप नीस नीन है, ये तीन प्रत्यय वो केवल आपको ई ऐसे फॉर्मेट में ही दिखेंगे। और आप चाप डाप ये जो तीन प्रत्यय हैं टाप चाप डाप, ये आपको आ के फॉर्मेट में ही दिखेंगे। अर्थात इनका ही श्रवण होता है, अनुबंधों का श्रवण होता नहीं है। तो इनको क्यों जोड़ा गया, प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर भी जान लीजिए कि पाणिनि जी ने आ को तीन तरीके से पढ़ा। आ को पढ़ रहे हैं वो टाप चाप और डाप। ऐसे ही नी को भी तीन फॉर्मेट में पढ़ते हैं वो, नीप नीश और नीन। तो पाणिनि जी को भैया ऐसा क्यों करना पड़ा, ये तीन फॉर्मेट अलग अलग। जबकि आप प्रयोग को देखेंगे तो वहां तो ई अथवा आ सुनाई दे रहा है। अच्छा, ऊंग और ती प्रत्ययों में कोई समस्या नहीं है उधर, वो तो सिंपल है। तो पाणिनि जी को क्या है भैया, केवल लौकिक शब्दों लौकिक के लिए व्याकरण नहीं बनाए हैं, बल्कि उन्होंने वेद भी उनके दिमाग में है। तो उन्होंने वैदिक व्याकरण भी बनाना है। वहां पर उन्हें उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि स्वरों का भी ठीक ठीक व्यवस्थापन करना है। इसलिए पाणिनि जी क्या करते हैं, किसी प्रत्यय को पित करते हैं, जैसे नीट को पित किया, नीन को नित किया, तो इनके भी फल आपको दिखेंगे वहां पर स्वर वैदिक प्रकरण में। इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मेट है। तो मैं आपको बता रहा था कि साधारण स्त्री वाले वाचक शब्द बहुत है, क्योंकि अजाद्य तष्टाप को उन्होंने साधारण बनाया है। अजाद्य तष्टाप को यदि देखें तो ये सूत्र आजादी गण जो शब्द अकारांत हो अमूमन उनसे टाप कर देता है, बिना अपवाद वाले। और आजादी गण में पढ़ा गया है तो तुम निश्चित वो टाप कर ही देगा, मान के ब्रह्मास्त्र पाणिनि जी ने बना दिया। अच्छा, और यदि आप देखें नीप नीस नीन में से, तो मैं समझता हूं नीप का विधान है तो जरूर, लेकिन सिद्ध गौरा दिभ्यश्च सूत्र में जो कि नीस का विधान करता है तो वह गौरादि गण को आकृति गण मान लिया है। तो पाणिनि जी नीस का विधान मुझे लगता है बहुतायत करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसी कंडीशन दी और उन गणों को आकृति गण कर दिया है। ये हम आगे उन सूत्रों की व्याख्या में भी समझते जाएंगे। और कुछ जिनके लिए चर्चा की जा रही है, विविधार्थक स्त्री प्रत्यय। विविधार्थक स्त्री प्रत्यय इस प्रकार के हैं जिन्हें आप आगे जानेंगे कि जैसे वहां स्त्री प्रत्यय के साथ, स्त्री प्रत्यय के अर्थ के साथ साथ एक अर्थ और ज्यादा जुड़ जाता है। जैसे आप आगे इंद्र वरुण इत्यादि सूत्र में पढ़ेंगे, दुष्टो यवह यवानी, महद महद हिमम हिमानी है, और महद अरण्यम अरण्यानी, ये सब चीज पढ़ेंगे। तो वहां पर कुछ अर्थ और ज्यादा जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से हम इनका निर्धारण कर सकते हैं। भाष्यकार ने स्त्री इस स्त्रीयाम सूत्र पर बड़े अच्छे से विवेचन किया है। वह विवेचन सामान्य श्रोताओं को भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। एक पुस्तक में यह विवेचन और
तरीके से मिला तो हमने सोचा इसका थोड़ा सा कुछ अंश आपको जरूर दिखाते हैं। स्त्री प्रत्यय का ये प्रकरण का भूमिका भाग है, इससे आपको थोड़ा और स्पष्टता होगी, जो कि प्राय आपके मन में बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं। मैं थोड़ा इसका वाचन करता हूं, आप उसे सुनिएगा, और कुछ स्थल पर जहां विशेष है मैं विशेष स्थलों को भी आपके सामने प्रस्तुत करता चलूंगा। मैंने इस पाठ को लगातार 2 दिनों से देखा है। मुझे लगा कि अभी इसमें बहुत कुछ है। स्त्रियाम सूत्र की व्याख्या और अजादितष्टाप सूत्र की व्याख्या बहुत प्रकार की है, इसमें बहुत प्रकार के प्रश्न हैं। चलिए कुछ को आपके सामने कहते हैं, फिर देखिए। ये साधारण बात आप जानते ही हैं कि संस्कृत भाषायाम प्रातिपदिक संज्ञानाम शब्दानाम त्रय अर्था भवन्ति जाति व्यक्ति लिंगम चेति तत्र लिंगानि त्रीणि सन्ति स्त्रीत्व पुंस्त्वम स्त्रीत्व नपुंसकम चेति। तो तत्र किम पुंस्त्वम किम स्त्रीत्वम किम नपुंसकत्वम इति जिज्ञासायाम शास्त्रकारैः त्रयाणाम लिंगानाम लक्षणम प्रोच्यते। कहा कि कौन जो है पुंस तो होता है, कहाँ स्त्री तो होता है, नपुंसकत्व तो कहाँ होता है, ये जानेंगे कैसे? तो अभी जो भाष्यकार ने यहाँ पर ये जो दिया, स्तन केशवती नारी, कई स्त्री भी है इसमें पाठ, स्याल्लोम सह पुरुष स्मृत उभयोरंतरम यच्च तद अभावे नपुंसकम। इस कारिका को प्राय उद्धृत किया जाता है, ये महाभाष्य में कारिका आई हुई है। ये बताती है ये कारिका के स्तन केशवती स्त्री, स्तन और केश वाली जो होती है वो स्त्री है। लोम सह पुरुष स्मृत, और जो रोम युक्त है वह पुरुष है। ऐसे आप पुंस्त की पहचान कर लेना। उभयोरंतरम यच्च, दोनों का समभाव जहां हो, दोनों लक्षणों का मतलब स्तन केश का और लोम का जहां समभाव हो, हैं? और तद अभावे नपुंसकम, और इनके अभाव में वहां पर नपुंसक समझना चाहिए। अब इस प्रकार की जो व्यवस्था बताई, ये सैद्धांतिक नहीं है, भाष्यकार ने कहा लोक में प्राय जैसे समझा जाता है, लिंग को वो इस स्तर पर समझा जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार के 4-5 श्लोक इस प्रसंग में है। मैं उन सभी का व्याख्यान तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको कोई महाभाष्य नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने के लिए उद्यत हूँ। बस आपको थोड़ा सा संस्कार इस विषय में बच जाए स्त्रीलिंग को लेकर के, तो इसलिए हम बस थोड़ी सी बस इसकी चर्चा कर रहे हैं आपसे, 2 मिनट की बस। अर्थ तो मैंने यहां तक स्पष्ट कर दिया, बाकी आप इससे पढ़ लीजिएगा। आगे जो है मैं इसमें जहां कुछ है उसे बस बताता हूं। अब जो इस प्रकार का जो लिंग है, परंतु लिंगस्य इदम लक्षणम जड़ पदार्थेषु न संभवति, ये स्तन केशवती नारी इत्यादि सब, ठीक है? क्यों? आगे बता रहे हैं कि वृक्षादि पदार्था नाम नाम न किमपि लिंगम दृश्यते। कई वृक्ष में आपको कहाँ दिखता है कि रोमस लोमस पुरुष स्मृता, कि वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, और लता शब्द स्त्रीलिंग होता है। लता शब्द में आपको कहाँ दिखते हैं स्तन और केश? तो इस प्रकार का जो ये लक्षण है, ये लौकिक लिंग को तो निर्धारण कर सकता है, शास्त्रीय लिंग को नहीं, अर्थात शब्दगत लिंग को। तो ये सब बातें लिखी हैं ऐसी, खट्वादि पदार्थानाम न किमपि प्रोक्तम लिंगम दृश्यते यतो ही तत्र स्तन केशादिकम नास्ति। खट्वा मतलब खटिया, अतः दोषयुक्तम अपि इदम लक्षणम अस्ति, ये दोषयुक्त लक्षण है। और भी सुन लीजिए, सुहृद पर्याय भूत मित्र शब्द नपुंसक लिंगे अस्ति। देखो सुहृद माने मित्र, और मित्रम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग में होता है? बताइए। तो ऐसे यदि व्यवस्था करने लग गए लोक के अनुसार लिंग की, तो शास्त्र का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा, है ना? तो ये सब है भैया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये लिंग का लक्षण बिल्कुल भी सही नहीं है, भाष्यकार ने कहा। तो बस तो होना क्या चाहिए भैया, ये सही नहीं है तो कोई तो सही बताना पड़ेगा ना।
तो क्या बताया है, बाकी सब पूरी राम कथा को आप पढ़ लीजिएगा। तो बताया फिर ये है, फाइनली मैं आपको बताता हूं कि ऐसे पकड़िए थोड़ा लिंग को। यहाँ पर एक कुछ बातें दी हैं कि अतः लौकिक लिंगस्य लक्षणे दोषान् दृष्ट्वा शास्त्रकर्तृभिः लिंगस्य शास्त्रीयम लक्षणम कल्पितम अस्ति। लिंग का शास्त्रीय लक्षण बताया है, कैसे समझना। अब ये जो शास्त्रीय लक्षण है, ये हमारी तुम्हारी समझ के लिए नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि ऐसी चर्चा प्राय शास्त्रकारों के बीच में होती है। कहा है कि किसी भी शब्द का क्या लिंग है, इसके जानने का एक तरीका है। क्या? कि सत्व रज तमे तीन होते हैं ना, सांख्य गुण के अनुरूप, सांख्य शास्त्र के अनुरूप ये सके लिंग निर्धारण की व्यवस्था का प्रयत्न किया जा रहा है कि सत्व रज तम इत्ते त्रय गुणा संति और जड़े चेतने च तिष्ठन्ति, हर किसी में रहते हैं, पुनः प्रत्येकम वस्तु नहीं तिष्ठन्ति। ठीक है, तो क्या क्या समझ में कि सत्व रजोस्तमसाम प्राकृत गुणानाम उपचय पुंस्त्वम। जब सत्व रजो तम तमसाम, सत्व रज तम, इन प्राकृतिक गुणों का उपचय हो, मतलब ये बढ़े, तब तो आप समझ लेना पुंस्तम, वो शब्द पुल्लिंग है, मतलब जिसमें बढ़ा हुआ दिखे वो पुल्लिंग है। सत्व रजो तमसाम प्राकृत गुणानाम अपचय जहां दिखाई दे, ह्रास, वहां स्त्रीत्व समझे। और सत्व रजो तमसाम प्राकृत गुणानाम स्थिति मात्रम जहां पर हो, वो वहां पर नपुंसक, नपुंसक लिंग समझे ऐसे शब्दों। हालांकि ये कहा जरूर है, आगे फिर ये लिखते भी हैं कि तत्र प्रत्येकम पदार्थे एते त्रय गुणा तिष्ठन्ति। कहा कि भैया तीनों के तीनों गुण हर एक पदार्थ में रहते हैं, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है। तो पुनः प्रत्येकम पदार्थे तेषां गुणानाम अपचय, वो उपचय अपचय स्थिति मात्रम च भवति। और ये प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों गुण तीन तरीके से रह सकते हैं, या तो उनका उपचय होगा, या अपचय होगा, स्थिति मात्र होगी। इसलिए तस्मात् प्रत्येकम पदार्थे त्रीणि लिंगानि भवन्ति। तो प्रत्येक में तीन रहते हैं, परंतु कह एक लिंग का पदार्थ, कह द्विलिंग का पदार्थ, कह त्रिलिंग का इत्यत्र कोशाधिकमेव प्रमाणम। कहने का मतलब है, हम बतावे कि लिंग के निर्धारण के लिए ये सत्व रज तमसाम वाली जो स्थिति बताई जा रही है, शास्त्रकारों ने बताई है, वस्तुतः ये हम साधारण लोगों के द्वारा गम्य नहीं, हम इसे जान नहीं सकते। अतः टीकाकारों ने यहाँ जो व्याख्या की है, कहा कि वो योगी गम्य स्थिति है, वो शिष्ट लोग वैसी चीजें जान सकते हैं। हम लोग तो क्या करें, हम लोगों को लिंग अनुशासन जानना कैसे है कि कौन शब्द का क्या लिंग होता है, यह जानने के लिए तो भैया एक ही काम करिए, अमर कोशादि ग्रंथा और लिंगानुशासनम च पठनीयम, तेनैव शब्दानाम लिंग प्रयोगे प्रामाणिकम ज्ञानम भवति। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है, शास्त्रकारों के द्वारा, तो वहां पर बस आपको समझ लीजिए, शास्त्रकारों ने जो प्रयोग किया है, हमारे शिष्टों ने जो प्रयोग किए हैं, वो वही हमारे लिए प्रमाण हैं, उन्हीं को आप प्रमाण मानिए। अर्थात शास्त्रकार किस शब्द को किस लिंग में व्यवहृत करते हैं, आप ये समझें। वो पुल्लिंग करते हैं अमुक शब्द को, वो से स्त्रीलिंग करते हैं, या उस शब्द को नपुंसक लिंग में व्यवहार लाते हैं। शास्त्रकार माने कि आप कोश कोश को देखें, आप कालिदास व्यास भास वाल्मीकि जैसे प्रयोक्ताओं को देखें कि वो कैसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं, उससे आप लिंग का निश्चय करें। और आजकल तो बड़ा अच्छा माध्यम है आपके लिए कि आपके पास कोश शब्द ऐप फॉर्मेट में उपलब्ध है। यदि आप एंड्रॉयड प्रयोग करते हैं, किसी भी शब्द के लिंग को आप तत्काल सर्च कर सकते हैं। हालांकि कुछ शब्द अर्धर चादय पुंसीचा में पढ़े गए जरूर विवादास्पद हैं, पर फिर भी काफी सारा निर्धारण
लिंग विषयक ऐसे आसानी से हो सकता है। और यहाँ तो यह जो अपनी स्थिति हम जहां पर पढ़ रहे हैं, ये आज का जो प्रकरण, ये तो बस इसलिए बताया जा रहा है, देखो ये शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है ये नहीं बताया जा रहा, बल्कि ये तो इसलिए बताया जा रहा है कि अमुक शब्द से इसको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा, नीप नीस नीन में से, ताप डाप चाप में से, या ऊंग और ती में से कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, ये बात है। और एक बात ये भी जान ले, ऐसा जरूरी नहीं है कि नीप नीस नीन के जुड़ने से ही वो शब्द स्त्रीलिंग बनेगा, टाप जाप टाप से जुड़ने से ही वो स्त्रीलिंग बनेगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जल का वाची अपशब्द, नदी का वाची सरित शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि बिना किसी स्त्री प्रत्यय मतलब नीप टाप इत्यादि किसी को जोड़े बिना स्त्री में स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पर, इस प्रकार के हलंत शब्दों के लिए। हाँ, नान्तों के लिए तो तब भी कुछ व्यवस्था निव्योगी पाणिनि जी कर दी है, लेकिन वो शब्द स्वभाव से उसमें जो है प्रयुक्त हो रहा है, तो आप हर किसी शब्द का स्त्रीलिंग बनाने की कोशिश न करें। कुछ शब्द स्वभावतः पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे घय जबंता पुंसी, घय अच और अप से बनने वाले, जैसे पाकह भागह पाठा, ये सभी जो शब्द हैं, जैसे महिमा गरिमा लघिमा, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग ही है, और इनसे यह कोई स्त्री प्रत्यय जुड़ा भी नहीं है। ये बहुत मजेदार बात है। अतः माना जाता है कि ये जो नीप नीस नीन ये जुड़ते हैं, ये स्त्रीत्व अर्थ को कहने के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि ये जो प्रत्यय स्त्रीत्व द्योत्य टाप स्यात्, स्त्रीत्व अर्थ को स्त्रीत्व अर्थ के द्योतन के लिए जुड़ते हैं बस। ठीक है, या इसलिए ऐसी व्याख्या स्त्रीत्व द्योते टाप स्यात् ये की गई है। तो ये द्योतन के लिए है, ये वाचक नहीं है, ये भी एक इसमें चर्चा है कि यहाँ पर जो स्त्री प्रत्यय है वो वाचक नहीं है, बल्कि वो स्त्रीत्व अर्थ के द्योतक है, ये टापा टाप नीप आदि ये जो प्रत्यय है। और जो है स्त्रीत्व रूपी है जो लिंग है, वो शब्द निष्ठ है या अर्थनिष्ठ है, इसको लेकर के भी महती चर्चा है। और सैद्धांतिक बात यह है कि जो लिंग है उसको अर्थनिष्ठ माना गया है और लिंग को प्रातिपदिकार्थ माना गया है। ठीक है, ये सब वर्णित है। आइए थोड़ा मूल विषय में प्रवेश करके लह कौमुदी के हिसाब से पूरी बात को कहते हैं, जिससे आप को इसका और ढंग से ज्ञान हो पाए। अब आपका सूत्र है यहाँ पर स्त्रियाम, यह अधिकार सूत्र है, मूल में लिखा है अधिकारो अयम। अधिकार कहां तक जाएगा, समर्थानाम इति यावत। ठीक है, 77 सूत्र देख लेना, उधर अधिकार गया है उतनों में। और इस अधिकार के अंतर्गत जो भी स्त्री प्रत्यय आते हैं उनका एकत्र ये कलेक्शन है कि टाप विधायक यही है, डाप विधायक ये है, चाप विधायक ये वार्तिक है, मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध है जहां पर ये विधान है चाप का। नीप के लिए इतने सारे सूत्र हैं, इत्यादि, है ना। और नीश विधायक सूत्र इतने हैं, शीतगोरादिभ्यश्च से लेकर के, और ये भैया सीति भाषायाम तक इतने। नीन विधायक यही है, सारंगवाद्यो नीन, दूसरा एक गण सूत्र भी दे दिया है। ऊंग विधायक इतने ही हैं, थी विधायक एक ही है, यूनस्थी। तो इससे आप समझ जाएंगे, यहाँ पर कुछ गण सूत्र दे दिए, कुछ वार्तिक भी दे दिए, कुछ सामान्य सूत्र दे दिए, मतलब इनका बहुतायत प्रयोग होता है, उनको यहाँ पर दर्शा दिया गया है। और आपको इस नीप नींद को सही जानकारी हो सके उसके लिए अंतिम में जब ये थोड़ा सा पढ़ा लें आपको,
नीप के प्रकरण को पूरा कर ले, नीस तो इसकी एक आपको पहचान बता देंगे जिससे आप कभी भ्रांत नहीं होंगे, है ना। और आप स्त्री प्रत्यय को वहां पर करेक्ट लगा पाया करेंगे जिसके कारण। चलिए अग्रिम सूत्र में चलते हैं। अग्रिम सूत्र है अजाद्य टाप। यही मुख्य टाप विधायक सूत्र है। और मैंने कहा कि टाप का जो विधान है बहुत सामान्य विधान है, अतः टाप विधायक सूत्रों की कोई अधिकता नहीं है, माने किसी की बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशन नहीं है। टाप तो आपको जोड़ ही देना है, जब कुछ ना मिले तो आप, ठीक है ना। तो ये है। चलिए सूत्रार्थ जो लिखा है यहाँ, अजादी नाम अकारांतस्य च वाच्यम यत स्त्रीत्वम तत्र द्योत्य टाप स्यात्। इस प्रकार का अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पर काश्यकार ने अलग अर्थ लिखा है, बहुत सारे टीकाकारों ने अजाद्यतः, है ना, देखिए आजादी और अतः टाप, सूत्र का पदच्छेद कर लेना, आजादी अतः टाप। आजादी को देखो यहां पर अजाद्यतः ऐसा बनाया है ना, तो यहां पर इसको पंचम्यंत माना है बहुतों ने, लेकिन जो नब्बे टीकाकार हैं जितने भी, उन्होंने तो अच आदिर यस्य सो अजादी और अजादिश्च अच्छ इति अनयो समाहार अजाद्यत और तस्य अजाद्यतः, इस प्रकार से इसे षष्ठ्यंत माना है। और षष्ठी का जो अर्थ किया है वो वाच्य वाचक भाव, ये षष्ठी का अर्थ किया है। और पिछले सूत्र में जो स्त्रियाम है उसके ऊपर भी महान विचार है। स्त्रियाम का अर्थ जो है, स्त्रियाम जो निर्देश है वो धर्म प्रधान निर्देश है, इसलिए स्त्रीत्व द्योत्य इस प्रकार का अर्थ सर्वत्र किया जाता है। तो फिर अब यहाँ पंचम्यंत अर्थ करने से क्या दोष है, इसका वर्णन टीकाकारों ने किया है कि पंचाजी में टापादि की प्रसक्ति होने लगेगी, वो दोष है। इसलिए यहाँ पर जितने भी नब्बे वैयाकरण है वो इसको षष्ठ्यंत मान करके उस षष्ठी का संबंध अर्थ और वो संबंध वाच्यवाचक भाव रूप है ऐसा मान करके व्याख्या करते हैं। इसलिए यहाँ पर वाच्यम शब्द दिया गया है उसी षष्ठी के संबंध अर्थ को दिखलाने के लिए। तो सूत्रार्थ होता है, देखिए सूत्र में आजादी भी है और अतः भी है। तो आजादी क्या है भैया, एक गण है, इधर एक आजादी गण दे दिया गया है पूरा, और ये आकृति गण है, ध्यान रखना। तो सूत्रार्थ ये होता है आजादी नाम अतः या तदंत विधि कर दी जाती है तो अर्थ हो जाता है अकारांतस्य च वाच्यम यत स्त्रीत्वम, अर्थात अजादी नाम वाच्यम यत स्त्रीत्वम, अजादी नाम इत्युक्ते अजादी गणे ये शब्दाः पठिताः, आजादी गण में जो शब्द पढ़े गए हैं तो उनका उनका वाच्य स्त्रीत्व है, मतलब स्त्रीत्व उनका वाच्य अर्थ है। और उनके द्योतन के लिए तत्र द्योत्य, मतलब उस स्त्रीत्व अर्थ के द्योतन के लिए टाप प्रत्यय लगाया जाता है भैया, ठीक है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस बात को। जैसे अजा शब्द है, क्या शब्द है, जहां आपको थोड़ा यहाँ विग्रह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पर टीकाकारों ने बहुत विग्रह नहीं लिख रखी है, लेकिन गुरु प्रसाद शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक में विग्रह भी दी। अजा शब्द का आपको क्या अर्थ समझना है, अजा का अर्थ आपको ऐसे करना है, अजत्व जाति विशिष्टा स्त्री, ये है अजा। तो देखिए यहां पर जितने भी ये उदाहरण एक रो में हमने रखे हैं, अजा ईडका अश्वा चटका मूषिका, इन सब से इन सब से जाते स्त्री विषया देव पदार्थ, इस सूत्र के द्वारा यहां पर नीस प्रत्यय की प्राप्ति थी। इस कारण से क्या है कि इनको अजाति गण में पढ़ दिया कि इनसे क्या नहीं हो जाए,
ताकि इनसे नीस प्रत्यय न हो जाए भैया। ठीक है, इसलिए इन किसी से भी नीस नहीं लगता है, इन सभी से टाप लगेगा। क्यों? क्योंकि आजादी गण में पढ़े गए। अब आपको आजादी गण में पढ़े गए शब्द पता होने चाहिए, तभी आप उनसे सही प्रत्यय लगा पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अजा शब्द पढ़ा है, इसके बाद एडका पढ़ा है, अश्वा पढ़ा है, चटका और मूषिका शब्द पढ़ा है। सिद्धि बहुत सरल है। आज स्त्री प्रत्यय प्रकरण में सिद्धि में रूपों की कोई भी समस्या ही नहीं है। आइए सिद्धि कर लेते हैं। अजा शब्द है, मैंने कहा विग्रह कर लेना पहले। अजत्व जाते है, वो अजत्व जाति विशिष्टा स्त्री, ऐसा विग्रह करिए। और यहाँ पर स्त्रीत्व इस अर्थ को द्योतन के लिए स्त्रीत्व द्योतनाय अजात टाप इति सूत्रेण टाप प्रत्यय भवति। आप यहाँ टाप प्रत्यय जोड़ दीजिए। तदनंतर तेन अज टाप, ऐसी स्थिति हो जाएगी। उसके पश्चात चूटू इस सूत्र से टापह टकारस्य, टाप के टकार की संज्ञा करिए। और इस पकार की संज्ञा के लिए आपको हलंत्यम सूत्र से संज्ञा करना। तस्य लोप से लोप, यही सब बात लिखी है। तस्य लोपयति सूत्रेण लोप, पुनः टापः पकारस्य हलन्त्यम सूत्रेण संज्ञा भवति, और तस्य लोपयति सूत्रेण तस्य लोपः भवति। ततश्च अजा आ इति स्थिति, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तथा परम अक सवर्णे दीर्घ, अजा अज आ, यहाँ पर क्या करिए, अक सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर दीजिएगा। ठीक है, सवर्ण दीर्घ जब आप इनसे कर लें तो रूप आपका बन जाएगा क्या, अजा। अब अजा शब्द से अब क्या करें। अजा शब्द से हमें, देखिए अब ये है, अब सूत्र एक ज्ञाप प्रातिपदिक का सूत्र। देखो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करके सुबुत्पत्ति करें, इस पर भी विशेष चर्चा है कि प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो किससे होगी, ये सब चर्चा की गई है। पर वैसे देखें, ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, यहाँ पर नियंत और आवंत और प्रातिपदिक से सुहादी प्रत्यय आते हैं। तो इस प्रकार से आवंत से प्रत्यय यहाँ पर लिए जाते हैं, है ना। और इस विषय की चर्चा कि यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है, कैसे होती है, या फिर यहाँ पर ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्र द्वारा ही सुआदि प्रत्ययों का योजन कर दिया जाए। अष्टाध्यायी.com नाम के ऐप में इसकी खूब अच्छी घनी चर्चा कर दी गई है, वहां से आप इसे देख सकते हैं इस प्रसंग को। तो ये अजा रूप सिद्ध हो जाएगा, पर स्वादि प्रत्यय लगा देंगे और प्रथमा के एक वचन में जो सु लाओगे, उस सकार का हल्न्यादि लोप कर देना, और हल्न्यादि लोप करने के अनंतर रूप आपका बन जाएगा अजा। इसके रूप कैसे चलेंगे, सिद्धि प्रक्रिया अजंत स्त्रीलिंगे रमा शब्दवत वर्तते, रमा शब्द की तरह इसके रूप चल जाएंगे। ये स्थिति है। एक चीज और बता दें भैया, यहाँ कुछ भ्रांति भी पैदा करते हैं। अज आ ऐसी स्थिति होने पर कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अज के जकारोत्तरवर्ती इस आकार का यस्य तीजा से लोप कर बैठते हैं। ठीक है, और यस्य तीजा से लोप करके और वर्ण सम्मेलन करके, मतलब जकारोत्तरवर्ती आकार का यस्य तीजा लोप करके वर्ण सम्मेलन करके अजा बना देते हैं। वहमी व्याख्याकार ऐसे लोगों के लिए कहते हैं ये तो महान भ्रांत है। क्या, क्यों? क्योंकि बात ये है भैया, यस्य तीज कहाँ प्रवृत्त होता है, बसंग की इकार कार का लोप होता है, पर आगे तद्धिति प्रत्यय परे रहे, ये ध्यान रहे। तो भैया ये जो टाप प्रत्यय है ना जो आप पढ़ रहे हो, ये तद्धिताधिकार से बहिर्भूत है। क्योंकि ध्यान रखिए, जो यूनस ती, इससे पहले से मतलब जस्ट एक सूत्र पहले से ही, मतलब यूनस ती से जस्ट एक पहले तद्धिताधिकार आरंभ हुआ है। ये सब तद्धित प्रकरण से, ये तद्धिताधिकार से पहले पहले छूटा हुआ है ये सब। अष्टाध्यायी को ढंग से देख लेना, मैंने भी दिखाई थी शुरुआत में इसीलिए। तो यहाँ पर यस्य तीच से उस आकार का लोप बिल्कुल नहीं करना है, आपको सवर्ण दीर्घ करके रूप सिद्ध करना है। ठीक है, इस वाली प्रक्रिया से बिल्कुल नहीं गुजरना है, ये भी ध्यान रखना है। आप प्रत्यय करके रूप सिद्ध आराम से हो जाएंगे। अजा, अज की स्त्री, और ए डका, तो यहाँ पर
अजत तो जाति विशिष्टा, ऐसा करिए, है ना, अजत तो जाति विशिष्टा, क्योंकि जाति लक्षण हो रहा है यहाँ पर प्रत्यय। ऐसे ही एडकत्व जाति विशिष्टा स्त्री एडका, अश्वत्थ जाति विशिष्टा स्त्री अश्वा। ऐसे ही चटका बनाइएगा, चटक शब्द है, अश्व से अश्वा। और देखिए मूसक से मूसिका यदि बनाए तो प्रत्यय स्थात्कार सूत्र द्वारा इत्तु करना पड़ेगा, वो सूत्र आगे है। और एक मूषिक शब्द और है, उससे भी आप जो है, उससे सीधा टाप प्रत्यय करने से ही मूसिका बन जाएगा, उधर समस्या नहीं हो। तो ये शब्द हैं कुछ। इसके बाद कुछ नीचे बाला वत्सा इत्यादि ये शब्द पढ़े गए, ये सब वयोवाचक शब्द थे, प्रथम वयोवाचक शब्द। तो इन सब प्रथम वयोवाचक शब्दों से क्या हो जाएगा, बाला वत्सा, ये प्रथम वयवाची शब्द है, मतलब पहली एज, फर्स्ट एज। तो यहाँ पर जो भी प्रथम वयोवाचक ये शब्द हैं, इन सब से वयस्सी प्रथमे सूत्र के द्वारा नीप प्रत्यय की प्राप्ति थी। ठीक है, तो उसके बाधन के लिए यह जातिष्टाप सूत्र है, क्योंकि इन शब्दों का देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जाति गण में कहजा डका चटका इसका मुझका ये जाति शब्द है। और बाला वत्सा होडा पाका वत्सा मंदा विलाता इति वयवाची शब्द है। तो इन वयवाची शब्दों में आपके वयसी प्रथमे सूत्र के द्वारा नीप की प्राप्ति थी, लेकिन ये आजादी गण में पढ़े गए हैं, अतः बाधक होगा। तो यहाँ पर रूप आपका बन के सिद्ध हो जाएगा, यह बाला वत्सा, बाल है ना तो बाला बना लेना, वत्स से वत्सा, होड से होडा, मंद से मंदा, विलात से विलाता। इन सब का कोई अर्थ पूछे कह देना है प्रथम वयोवाची शब्द है। ठीक है, ये इनका अर्थ होगा। ऐसे ही अब ये तो कहानी हो गई आजादीगढ़ में पढ़े गए शब्दों की। अब अकारांत शब्द, अकारांत शब्दों से भी स्त्रीत्व अर्थित होने पर टाप हो जाएगा। जैसे ये अकारांत शब्द थे, मेधा, गंगा, सर्वा। बसता है क्या ये, मेध, गंग, सर्व, और इनसे हो जाता है टाप प्रत्यय। तो आप इन्हें बना बना लेना मेधा और गंगा, सर्वा, इस प्रकार से आप इन्हें बना लीजिएगा। वस्तुतः ये जो शब्द कैसे है, ये सबके सभी शब्द जो है नित्य स्त्रीलिंग है। ये मेधा शब्द का मेध का ही प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अदंत मान करके इसका प्रयोग करना, मेधा ही प्रयोग करना। गंग का गंगा ही प्रयोग होता है। हाँ, सर्व शब्द इसमें ऐसा एक छूटा हुआ है जो सर्व भी प्रयोग होता है और जिसका सर्वा भी प्रयोग होता है। अर्थात ये सर्व शब्द जो है विशेष से निग्ध शब्द है, जैसा विशेष होगा उसके अनुसार बदल जाएगा। और ये नियत लिंगी शब्द है, जैसे गंगा शब्द है, ये मेधा शब्द है, और भी जैसे खट्वा शब्द हुआ, लता शब्द हुआ, क्योंकि उनका लत ऐसा प्रयोग नहीं होता, लता ही प्रयोग होता है। तो ये सब के सब जो है इस प्रकार ये के जो शब्द होंगे वो जो है नियत लिंग शब्द होंगे, उनका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा। उनके लिए कोई आप पुल्लिंग मत खोजिएगा कि नहीं इनका पुल्लिंग खोजें कहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी ये लिंग व्यवस्था है सभी की सभी हमें शिष्ट प्रयोग पर ही आश्रित है, और वैसे ही ये ग्रहण करनी चाहिए। तो आज के, और ये टाप जो है बहुत जगह होता है, जाति वाचक शब्दों में आपने देखा ही, वयसी वाचक माने प्रथम वयोवाचकों में देखा। ठीक है, ऐसे ही पुंयोग में भी कहीं ये टाप प्रवृत्त होता है, ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा इत्यादि। इसके अलावा सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों में ये गण सूत्रों की भी बृहद व्याख्या की गई है जिसमें से त्रिफला बनाने के लिए, क्योंकि त्रिफला इसमें पढ़ा गया, त्रिफली नहीं बनता इसलिए वहां। और सदच कांड प्रंस्तय के पुष्पात है,
और गण शूद्रा चामहत पूर्व आ जाती है, मूला में, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द वहां व्याख्यात किए गए हैं। इन सब में टाप प्रत्यय होता है। बस यही आप विशेष रूप से जाने। थोड़ा एक पाठ भेद पर चर्चा कर देते हैं। यहाँ जो अ, एक जो पुस्तक है ना ये वाली, जैसे हम कहते हैं चेन्नई संस्करण, उसमें एक पाठ मूल में थोड़ा अतिरिक्त है, हमें यहाँ देना चाहिए लेकिन दे नहीं पाए हैं, उसे आगे जोड़ देंगे। अदंतत्वात् पृथग अजादि इत्युक्ति नीपो नीसश्च बाधनाय। वो बात ये है कि जी, ये अज शब्द है, ईडक शब्द है, अश्व या चटक शब्द है, ये सभी शब्द कैसे हैं? अदंत शब्द है। ठीक है, तो अदंत होने से ही इनमें है बाल वत्स, ये सब अदंत होने से ही अजात टाप इनसे टाप कर देगा। तो अजाति गण में अदंत शब्दों को नहीं रखना चाहिए। तो उसके लिए वहां पर ये सिद्धांत कौमुदी में कहा गया कि ये अजात, ये जो है अदंत होने से सिद्ध है। अजादि जो उक्ति की गई है, अर्थात अजादि गण में जो अदंत शब्दों को पढ़ा गया है, वो इसलिए पढ़ा गया है नीपो नीसश्च बाधन। मैं नीस, इन्होंने तो ऐसे लिख दिया है नीप नीशो बाधनाय, ठीक है, ये भी पाठ है। नीस और नीप के बाधन के लिए। तो नीस और नीप का बाधन क्या है? कहीं पुयोगादाख्यायाम प्राप्त है, तो वहां पर वो बधेगा, हाँ। और प्रथम वयोवाची वैसे प्रथमे प्राप्त है, वो बाधा जाएगा इसके विषय में। और जहां पर जहां पर नीस जातिर स्त्री विषयोपधात जातिवाचकों में अजा एडका इत्यादि प्राप्त है, वहां पर वो बाधा जाएगा। यहाँ पर ये और विशेष बात थी इसके संबंध में। आइए आगे बढ़ते हैं और सुधा व्याख्या को इस संदर्भ में हम देखते हैं, क्योंकि सुधा व्याख्याकार ने यहाँ पर बड़ी अच्छी व्याख्या की है। इन्होंने प्रयोग सिद्धि को लेकर के विशेषकर जो बातें कही हैं उनको देख देख लीजिए आप यहाँ। इन्होंने अजा शब्द की सिद्धि की है, और कैसे की है ये देखिए। कह रहे हैं अत्र अजाद्य टाप इति टापी, मतलब अज शब्द से, और टपयोर संज्ञायाम लोपे अज आ इति जाते, अकः सवर्णे दीर्घ इति दीर्घत्वे अजा इति जाते। कह रहे हैं देखो, इन्होंने भाष्यकार की रीति से सिद्धि की है। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इसके कारण यहाँ पर सुहा जाएगा, है ना। तो उलोपे हलन्या बुद्धि प्रकृतम हल इति सलोपे अजा इति सिद्धम, ठीक है। एवं अश्वा एवं एडका अश्व इत्यादि सब सिद्ध हो जाएंगे। मूषिका इत्यादि शब्दों के लिए भी कह दिया कि मूषिकांत शब्दानाम जाति लक्षण प्राप्त से नीशो बाधनार्थो अजाति गणे पाठ। बिलाता इत्यादि जो शब्द हैं, बालादि बिलातांता नाम वयोवाची नाम लक्षण प्राप्त नीपो बाधनार्थो अजाति गणे पाठ। ये कुछ बातें इन्होंने दी, और कुछ सूत्र से संबंधित बातें भी इन्होंने मूल में लिखी, कहां से किसका अधिकार है। तो टाप प्रत्यय का संस्कार आपको यहीं तक समझना है। टाप जहां जहां पर आपको अदंत शब्द मिल जाए उस जगह तो आप प्राथम में ना टाप प्रत्यय जोड़ ही दीजिएगा। ये यही इसका मुख्य बात है। यदि देखो वहां पर ध्यान रखो, यदि कोई अन्य सूत्र प्रवृत्त नहीं हो रहा है तो अकारांत शब्द से आप टाप प्रत्याक बंद करके जोड़ दीजिएगा। और यदि कहीं पर अकारांत शब्द से और कोई सूत्र प्राप्त है, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी है कि शास्त्रकारों ने उसे टा प्रत्यय करके ही बनाया है, तो उससे आप ये मान लें कि ये अजादि गण में पढ़ा गया है, ये क्योंकि अजादि गण आकृति गण है, तब आपको टाप प्रत्यय वहां योजित कर देना है। तो ये टाप सामान्य प्रत्यय है। जैसे देखो, गत शब्द से गता बन जाता है, वो अकारांत शब्द है, ठीक है ना। दीर्घा है, लता, देखो कहाँ कहाँ सर्वत लगभग ये टाप प्रत्यय तो होता ही होता है भाई। तो इसकी प्रसक्ति बहुत ज्यादा है। यही आज के पाठ में हमें आपको पढ़ाना था। टाप प्रत्यय का प्रकरण पूरा हुआ। नीट को अब इससे आगे करेंगे। तो
आपसे अब अनुमति लेते हैं, समापन किया जाए आज के पाठ का। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणाम।